बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में आगाज़ करेंगे एक ऐसे फैसले से जिसने मुल्की सतह पर साइबर क्राइम की तफ्तीश के पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुकम्मल असर-ए-नौ तश्कील, फोरेंसिक लैब्स की अपग्रेडेशन, जदीद तरीन डिजिटल टूल्स की खरीदारी और एक मरकजी डेटाबेस के क़याम का फैसला कर लिया गया है। इस अहम पेशरफ्त पर तफसील से आगाह करेंगे हमें रियाजुल हक, जबकि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानी नताइज में धांधली स्कैंडल की, जहां तलबा के नंबरों में गैर कानूनी तब्दीलियां, कटिंग, एडिशन और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ ने पूरे इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संगीन मामले की तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद हुसैन सैलरा, और आखिर में हम रुख करेंगे मुल्तान के मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के उस मेगा प्रोजेक्ट की तरफ जो 4 साल से ज़ायद अरसे बाद भी मुकम्मल ही नहीं हो सका है। लागत दुगनी हो चुकी है और नाकिस तामीरात के संगीन इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं। इस पर तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले हम उस अहम फैसले की जो मुल्क के साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को बदल सकता है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NCCIA को मुकम्मल तौर पर असर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। क्या ये इकदाम वाकई शफाफियत, जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर कार्रवाई की तरफ एक कदम है या महज एक नया तजुर्बा कह ले इसको? आज इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं ना हमें कि NCCI को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का जो फैसला किया, चलें ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? मसला कहाँ पर था? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। आपको याद होगा तकरीबन मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले हमने इसी तरह का एक पूरा इस सारे स्कैंडल पे प्रोग्राम किया था और हमने देखा था कि किस तरह एक पूरी जो NCCIA की पूरी जो लॉट थी, जो पहले साइबर क्राइम जो FIA का होता था वो सेल था और उसके बाद ये NCCIA के नीचे आ गए, जो अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहलाती है NCCIA। अब ज़ाहिर उसको बना दिया गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पूरी एजेंसी के तकरीबन 60 से 70% जो अफसरान थे और जो निचला स्टाफ था वो इस तरह के काम में मुलविस था जिसमें पैसे, करप्शन, ब्लैकमेलिंग और इन्फ्लुएंस और ये सारी चीज़ें शामिल थी और जिससे बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। और हमने देखा कि फेमस यूट्यूबर डक्की भाई से बात चलती गई और उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो यहाँ पे उस्मान खान थे, फिर उसके अलावा अयाज थे, अयाज अभी तक मफरूर हैं, और लाहौर में काफ़ी लोग पकड़े गए, गुजरांवाले में पकड़े गए। तो उसके बाद एक ज़ाहिर है पूरी दुनिया में आपकी इस तरह की जो एजेंसीज़ होती हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ होती हैं, यानी पुलिस की होगी, FIA होगी, नैब होगी, अब अगर वो ख़ुद इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, यानी जो वॉच डॉग है जिसने देखना है इदारों को, लोगों को अपने एरिया में, पुलिस भी अपने एरिया में देखती, नैब भी, और इसी तरह जो साइबर क्राइम है उसने अपने एरिया में देखना है, तो अगर वो ख़ुद इस तरह के कामों में मुलविस पाए जाएं तो पूरी दुनिया में ये पैगाम जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे एम्बेसीज, हाई कमीशन हैं, वो ये देखते हैं। तो जब ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं, तो वो कहेंगे जनाब हम तो सालों से इस इदारे की, FIA की जो है वो यहाँ पे, अभी हाल ही में बरतानिया की टीम भी आई थी और इससे पहले बहुत सी टीमें आती हैं, तो FIA की ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स चलती हैं। तो जब वो देखेंगे जनाब ये हम कर क्या रहे थे, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ज़ाहिर बहुत बड़ी बदनामी होती है। क्या हुआ इस मामले के बाद? जब ये सारा कुछ हुआ तो एक कई हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई जिसमें जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब वो थे, DG NCCIA के जो नए DG हैं खुर्रम अली, वो और बहुत से इंटीरियर मिनिस्ट्री के अफसरान शामिल थे FIA समेत, जिसमें ये फैसला हुआ कि क्या किया जाए इस सारे मामले का जो इदारे के लिए बदनामी का बायस बन रहा है। तो उसके बाद उसमें ये फैसला हुआ गो के NCCIA के कुछ अफसरान की ये तजवीज़ है, बल्कि कई और लोगों की ये तजवीज़ है कि इस इदारे को मुकम्मल तौर पर एबॉलिश कर दिया जाए, क्वॉश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि NCCIA की जो बुनियाद बनी है वो क्या था, वो साइबर क्राइम था, FIA का साइबर क्राइम विंग था और लेजिस्लेशन हुई, 2-3 जो है वो बिल पास हुए और उसके बाद जनाब उसको आपने NCCIA डिक्लेयर कर दिया। वही इमारतें, वही अंदाज, वही लोग, और वो आपने जो है वो तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, कौन से लोग आएंगे, क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने NCCIA में अगर आना है तो आपकी जो काबिलियत की जो
एक जो आपके लिए शर्त है आपको जो NCCIA में ला सकती है कि आप कंप्यूटर लिटरेट हो, आप कंप्यूटर चला सकते हो, आप लैपटॉप चला सकते हो, बस इसके अलावा आपकी कोई काबिलियत नहीं है। तो इस तरह के लोग जो है वो साइबर क्राइम में और फिर NCCIA में मौजूद थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि डक्की भाई वाले मामले में जितनी बदनामी हुई, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो इस इदारे के हवाले से परसेप्शन पैदा हुई, क्योंकि लोग मुलविस थे पैसे लेने में, रिश्वतों में। अभी हाल ही में 8-9 लोगों को दोबारा को 2.5 से 3 जो है वो 25 से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के केस में जो है इन्वॉल्व किए गए। इस तरह के दर्जनों केसेस हैं और 8-10 लोग नहीं हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं। एक सीनियर अफसर के मुताबिक 2 से 3 ऐसे अफसरान नहीं हैं कि जिस पे इदारा ट्रस्ट कर सके कि यार ये ट्रांसपेरेंट लोग हैं और ये बिल्कुल ऐसे ईमानदार लोग हैं, ये आगे लेकर चल सकते हैं। तो पहले जब हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही थी जिसको मोहसिन नकवी भी जिसमें बैठे हुए थे, उसमें तय हुआ कि नया इदारा तो चले बनाया जाएगा, वो बाद में देखी जब बात होती है जदीद सॉफ्टवेयर की और फोरेंसिक लैब्स की जब बात की जाती है, तो क्या वाकई पाकिस्तान के पास इतना तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि उसके ऊपर वर्किंग की जा सके? देखें, जब मैं इसी मीटिंग की बात कर रहा था, इस मीटिंग में ये DG NCIA को ज़राए के मुताबिक एक मुकम्मल गो-अहेड दिया गया कि आप जो कुछ चाहिए, आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, आपको मैनेजेरियल, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कुछ भी है वो हम आपको करने को तैयार है, आप जो कर सकते करें। तो अब शुनीद ये है कि NCCIA ने बाकायदा तौर पे एक मुकम्मल ओवरहॉलिंग का प्लान बना लिया है, जिसमें मुकम्मल जो है वो सारे लोग नहीं आएंगे। आपने जैसा अभी सवाल किया कि जो सॉफ्टवेयर है ये सारी चीज़ें वो आएंगी, क्योंकि आप हैरान होंगे ये जानकर कि यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कोई शिकायत लेकर जाता है कि जनाब फ़लाँ शख्स ने मेरी जो तस्वीर थी, मेरी फैमिली की तस्वीर थी, उसको सोशल मीडिया पे पब्लिक किया है, या उसका मिस यूज़ कर रहा है, या वो डार्क वेब पे मौजूद हैं, या ऐसा की चीज़ कंप्लेंट लेके जाते हैं, तो NCCIA के पास कोई भी जो एक किस्म का क्लासिकल हार्डकोर आजकल के मॉडर्न एरा के जो टेक्नोलॉजी मौजूद होती है वो मौजूद नहीं है। वो टिपिकल तार डाल के आपके फ़ोन को जो है वो सिस्टम में वेट रखे और उसके बाद लैपटॉप पे वेट करेंगे और एनालिसिस, जो सो कॉल्ड बेसिक एनालिसिस होता है वो करेंगे। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, चीज़ें फ़ोन के अंदर लेयर्स विद इन लेयर्स रखी जाती हैं, जहाँ पे आप 4 मरतबा भी फ़ोन की तलाशी ले लें आपको पता नहीं लगता कि इस जुर्म में ये शख्स मुलविस था या नहीं था। तो अब ये प्लान हो रहा है कि उसके लिए न सिर्फ जो लैब हैं इस्लामाबाद के लेवल पे, बल्कि रीजनल जो सेंटर्स हैं उनके जो NCCIA के, उनको बाकायदा तौर पे इक्विप किया जाएगा, वहाँ पे भी इस सहूलत को रखा जाएगा। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है फरजाना, वो मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन था, ये पता चला कि जनाब NCCIA के पास सेंट्रल डेटाबेस ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स को आज पकड़ लिया गया है और वो साइबर क्राइम के मिस यूज़ में मुलविस था और उसके बाद 6 माह उसने जेल गुजारी, उसके बाद वो आज़ाद हो जाता है। दोबारा वो अगर जुर्म करता है तो FIA के पास उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ एक और हैरानकुन बात यह है कि FIA के अंदर जो लोग अफसरान मौजूद हैं, ऐसे कई अफसरान थे जिसमें उस्मान खान और बहुत से लोग थे जो 8-8, 9-9 माह जेल गुजार चुके थे साइबर क्राइम के हवाले से। जब ये FIA में थे वहां पे मुख्तलिफ इन पे इल्जाम साबित हुए, ये जेल गए। रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि ये लोग जब जेल में मौजूद थे, कहीं कहीं जगहों में डायरेक्टर्स मौजूद हैं। रिकॉर्ड मौजूद ना होना ये कितनी बड़ी खामी है इदारे की फरजाना, ये बहुत बड़ी खामी है। यानी ऐसे ही है कि पुलिस में कहीं पे किसी भी सूबे में कोई क्राइम होता है और मतलब हम पंजाब की मिसाल ले लें, रावलपिंडी में कोई क्राइम होता है और वही क्रिमिनल, उसको सज़ा हुई, फिर बेल पे वो गया और उसके बाद कसूर या झंग या कहीं पे वो दोबारा पकड़ा जाता है, तो पुलिस के पास बाकायदा एक बेसिक डेटाबेस मौजूद है जहाँ पे वो अली बकर जैद को जब सर्च करते हैं तो वो नाम आ जाता है और वो देखते हैं कि जनाब इस शख्स को अगर हमने पकड़ा है, चोरी के इल्ज़ाम है, तो ये रावलपिंडी में भी इस तरह के इससे ज़्यादा संगीन जुर्म में पकड़ा गया था। तो रेड अलर्ट हो जाता है और पुलिस जो है उसको बाकायदा तौर पे अपनी कस्टडी में रख लेती है कि ये तो बहुत बड़ा घनावने जराइम में माजी में मुलविस रहा। अभी मोबाइल चोरी में पकड़ा गया है या पैसे गबन या चोरी में जो है अभी हमने शक की बुनियाद पर पकड़ा है। तो डेटाबेस का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक पूरे क्राइम की हिस्ट्री आ जाती है। तो यहाँ पे लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगर देखा जाए तो जो साइबर क्राइम एजेंसी है उसके पास तो कोई भी रिकॉर्ड के लिए कोई मौसर डेटा मौजूद ही नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही है, उनके पास कोई डेटाबेस का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब कोशिश ये की जा रही है कि एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें जितने भी मुजरिम हैं, चाहे वो कहीं किसी इलाके से, किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका उसमें नाम, उनका क्राइम और उनके ऊपर जो किसी अदालत में अगर फर्द जुर्म आयद हुई है या FIA की तरफ से वो जेल भेजे गए, मतलब अदालत के सारे मामलात के बाद वो सारा रिकॉर्ड मौजूद हो, उनके हवाले से जो जजमेंट्स हैं वो सारी अटैच हों, ताकि एक चीज खुलकर सामने आए कि जब X या Y पे क्लिक किया जाए कि जनाब ये कोई सा सस्पेक्टेड बंदा है, जब रिकॉर्ड में जिस तरह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने अगर किसी एक बंदे का रिकॉर्ड चेक करना हो तो उनका नाम सॉफ्टवेयर में जो है वो एंटर करती हैं और उसके बाद उनके हवाले से जितना रिकॉर्ड है, उनके फैमिली ट्री से लेकर एक एक चीज सामने आ जाती है कि उनके फैमिली को कोई बंदा कहीं मुलविस रहा हो, ये खुद माजी में मुलविस रहे हो, इनके हवाले से 50 साल पहले भी कहीं पे पुलिस में FIR हुई है तो वो भी रिकॉर्ड मौजूद हो, एक एक चीज मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे आप में मॉडर्न दुनिया में जराइम से अगर जो है वो मुकाबला करना है तो वो इस तरह नहीं होता कि आपने एक बेसिक 1885 के पुलिस के निज़ाम को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को आगे लेकर चलेंगे। तो एक ये चीज़ की जा रही है। दूसरा एक और चीज़ जो बड़ी अगेन मेरे लिए हैरानकुन थी कि FIA में NCCIA में जो लोग हैं उसमें 80% से ज़्यादा जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए हैं। अब ये वो लोग हैं सारे, हाँ, जब अब आप खुद सोचें कि जब आपको पता है कि किसी भी जगह पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इनसिक्योर फील करते हैं। आपको अंदाज़ा होता है कि आपने यहाँ पे तो मतलब आपके 6 माह रह गए हैं या आपने साल 1.5-2 साल ही गुजारने हैं, तो उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है इनकरेज किया जो इस वक्त मामलात आए हैं। सबको पता है वो जिस तरह हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे 80% आप बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे और अब भी ये कहा जा रहा है कि अब हम काबिल और शफाफ और प्रोफेशनल अफसरान लेके आएंगे जो कि इस पूरे मामले को देखेंगे। तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, मुझे वो बताएं, इसका मतलब हम ये ले लें कि पहले जो अफसरान मौजूद थे ना तो वो निज़ाम में शफाफियत लेके आ रहे थे और ना ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे, वो बिल्कुल ही नाअहल लोग थे और अब काबिल लोगों को लाया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो बज़ाहिर तो ये इक्वेशन जो है उस तरफ ही जाती है क्योंकि अप्रैल इस साल 2025 में NCCIA बनी, लेकिन साइबर क्राइम तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। जितने रीजनल सेंटर्स हैं जो NCCIA के हैं जो पहले साइबर क्राइम के थे, रावलपिंडी से लेकर गुजरांवाला, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कराची, तो ये तो पहले से मौजूद थे सारा सिस्टम, ये अभी तो नहीं बनाया गया। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरी जो स्ट्रीम है इसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बकौल एक अफसर के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम किया जा रहा है जो मुकम्मल कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आप मुझे खुद बताएं कि जब एक मुतासरा शख्स दरख्वास्त लेकर जाता है और वो कहता है कि जनाब मेरे पास 20 करोड़ रुपए थे क्रिप्टो में, मैंने बाइनेंस में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मैंने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की हुई थी, 25 करोड़ रुपए थे और ये जनाब मेरे चोरी हो गए। वो कहते हैं ऐसे करें आए ना ज़रा पहले आप 1 करोड़ रुपया दें, उसके बाद आपका मामला हम आगे बढ़ाते हैं, वरना ये तो आप हमारे सामने तो 10,000 केसेज हैं, हम किस केस को प्रायोरिटाइज करेंगे। अच्छा रियाज, आप कह रहे हैं सारे के सारे कंप्रोमाइज्ड किस्म के लोग थे, तो ये जो नए DG अगर मुकम्मल इख्तियार के साथ अब आ रहे हैं तो क्या उसका मतलब ये है कि पुराने अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी? देखिए अगेन एक ये बड़ा अहम सवाल है और ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या जो इस वक्त, क्योंकि प्याज की जो है वो लेयर्स की तरह जब यहाँ पे मामला ये हो रहा है कि जो एक इन्वेस्टिगेशन खुलती है डकी भाई वाले मामले के बाद और जो चाइनीज़ कॉल सेंटर्स पे जो सारे रेड हुए, सारा कुछ हुआ, और इसके अलावा लोन जो स्कीम थी सारा कुछ, जब वो उसके लोग जब ये अरेस्ट हो रहे हैं FIA के ऑफिशियल जो उसमें शामिल हैं, तो एक लेयर निकलती है तो पता चलता है एक और लेयर मौजूद है, फिर एक और लेयर निकलती है, पता चलता है एक मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ये क्राइम वो क्राइम, डार्क वेब के हवाले से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से, जहां जहां हाथ डालते हैं पता चलता है कि यहाँ पे तो इनके अपने लोग मुलविस हैं इसको बाकायदा प्रोटेक्ट करने में, उन क्रिमिनल्स को उनको उनकी मदद करने में और बाकायदा तौर पे उनको कवर देने में, मतलब उन्होंने उनको रकम दे दी और उसके बाद मामला हो गया। तो नए DG के लिए जाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पूरी जो NCCIA की एक रेपुटेशन है वो एट स्टेक है पूरे मुल्क में। यानी एक ऐसे ही है कि खुदा न खासा अदलिया के बारे में अगर कोई रेपुटेशन आ जाए कि जनाब यहाँ पे तो सारे जज फलाने शख्स के जानने वाले हैं, तो आप दरख्वास्त देने जाते हैं, वो कहते हैं जनाब ये तो नहीं हो सकता, दाएं बाएं हो जाए तो आप कहेंगे जनाब ये तो फलाने शख्स के करीबी लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, ये तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो जब एक जगह पे आपको पता चले कि NCCIA कि मैं दरख्वास्त देने जाऊँगा, लेकिन आपको पता है कि जनाब वहाँ से आपसे आपकी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि जो जिस शख्स
के खिलाफ आपकी एक मेरिट पे एप्लीकेशन है, उसको सुनने वाला क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि उस बंदे ने क्राइम तो किया है, लेकिन उस बंदे ने शायद पैसे इतने ज़्यादा दे दिए हैं कि आप चाहे जो कुछ भी कर लें वो कुछ नहीं हो सकेगा। और कई जगहों पे ये भी सुनने में आया है कि जब एक ने अगर 1 करोड़ रुपया दिए तो अगले ने कहा कि मैं 1.5 देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे मामले को आगे बढ़ाया जाए, तो अगले ने इससे 1.5 लेने के बजाय अगले से 2.5 ले लिए ताकि उसके मामले को आगे किया जाए। तो ये एक बड़ी बहुत ही मतलब बाज़ाहिर बड़ी फ़नी सी चीज़ लग रही है, लेकिन कितनी पेनफुल है कि आप पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, मतलब NCCIA लॉ इन्फोर्समेंट है, इसने प्रोटेक्ट करना है एक साइबर क्राइम को, डिजिटल क्राइम को, एक ऐसे दौर में जब जो रिवायती चोरी थी वो शिफ्ट हो चुकी है डिजिटल क्राइम्स की तरफ। अव्वल तो डेटाबेस मौजूद ही नहीं था, खैर, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि मुल्क भर के रीजनल दफातर को एक मरकजी डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, ये तजवीज़ दी गई है, तो क्या जो मौजूदा सिस्टम्स हैं उसको आपस में कंबाइन करने के हवाले से कैपेबल हैं या कंबाइन कर पाएंगे उसको? देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, और ये कुछ छोटा चैलेंज नहीं है कि एक सारे सिस्टम को ऐसा सिनर्जाइज किया जाए और ऐसी कोहेजन लाई जाए कि जिसमें पेशावर में अगर कोई क्राइम, साइबर क्राइम होता है और उसी शख्स के मुतालिक कोयटा में कोई कंप्लेंट आती है, तो इस हवाले से रेड अलर्ट हो जाएं और बाकायदा तौर पे उस चीज़ को, उस क्राइम को, उस क्रिमिनल को फॉलो किया जाए और उसके बाद उसके पैटर्न को जोड़ा जाए कि एक एप्लीकेशन आई कोयटा में, फिर हम देख रहे हैं कि वो पेशावर में आ रही है उसी हवाले से, फिर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में और इसके अलावा सिंध में, हैदराबाद में, कराची में ये पैटर्न है। क्या ये लोग मिले हुए हैं? क्या ये लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं? क्या इनका एक दूसरे के साथ डिजिटली राब्ता है? उस पैटर्न को पकड़ के पूरे एक गैंग को पकड़ने में आसानी होती है। तो इसी तरह जब आपके पास डेटाबेस आ जाता है, जब आपके पास सारे रीजनल सेंटर्स इकट्ठे हो गए हैं और सेंट्रली कनेक्टेड हैं, तो फिर आपके पास जो है आपने सॉफ्टवेयर लेने हो, नए लोगों को ट्रेन करना हो, आपने ह्यूमन रिसोर्स को, प्रोफेशनल लोगों को लाना होगा। सिर्फ ये नहीं कि एक शख्स को अगर सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है ना रियाज कि ये जो नया निज़ाम है अगर AI और डिजिटल फॉरेंसिक पर मबनी है, तो क्या हमारे अफसरान इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के अहल हैं या तरबियत रखते हैं उसकी? देखिए, जब हमारी NCCI के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक चैलेंज तो हमारे लिए मौजूदा वक्त में है, लेकिन चूंकि हम रिवैम्पिंग कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पे इस सारी NCCI का रुख चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें यकीनन ऐसे यंग लोग मेरिट पे आएंगे। और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की और एक दो और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उन लोगों को हायर किया जाएगा टेस्ट वगैरह के लिए, और इंटरव्यू पैनल में वहाँ उन यूनिवर्सिटी के लोग शामिल होंगे, ताकि जब हम बात टेक्निकली कर रहे होंगे कि चैट जीपीटी की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, और इसके अलावा डीप फेक्स की बात हो रही है, इसके अलावा जितने और बड़े जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डार्क वेब की बात हो रही है, और इस तरह क्रिमिनल जो वेबसाइट्स हैं, इनकॉग्निटो की बात हो रही है, तो वो लोग जब सामने बैठे होंगे, जब किसी उम्मीदवार को हायर करना है, उनके टाइटल्स क्या होंगे ये वो यूनिवर्सिटीज तय करेंगी। और इसके अलावा पैनल में जब वो शामिल होंगे तो उन लोगों को, जिन लोगों को AI एनालिसिस के लिए फ़र्ज़ करें अगर हायर करना है, तो जिस शख्स का इंटरव्यू करना है, तो उस शख्स से जो प्रोफेशनल लोग हैं उस फील्ड के, वो लोग बैठ के सवाल करेंगे, रादर देन जैसा क्या NCCI के लोग, तो अगर 4 लोग बैठे हुए तो एक NCCI का होगा, 2 होंगे, लेकिन बाकी जो 2-3 लोग होंगे वो बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल होंगे, वो काउंटर क्वेश्चनिंग कर सकेंगे उस उम्मीदवार से। तो इनका प्लान है कि इस तरह के लोग लाकर आप जो है वो NCCI का हिस्सा बनाए जाएं, ताकि मॉडर्न लाइंस पे ये जो साइबर जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको जो है वो पकड़ा जा सके, एनालाइज किया जा सके और प्रोसिक्यूशन किया जा सके। अच्छा रियाज, अगर इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, इतना ही जदीद किया जा रहा है NCCI को, तो इसका अवाम को बराह रास्त किस तरह से फायदा होगा? देखें, एक क्रिमिनल है और वो लोगों से पैसे बटोरता है ऑनलाइन करके, लोगों को फ्रॉड करके, लोगों को बता के कि जनाब आपकी गाड़ी निकल आई है, आप कराची चले जाएं, फलाने चैनल के दफ्तर के बाहर आपकी जो है वो ड्रीम कार खड़ी है, उसकी वीडियोस बना के भेज रहे हैं। तो जब NCCI एक्टिव हो जाएगी, जब NCCI अपना काम शुरू करेगी, तो एक दरख्वास्त यहाँ से जाएगी और उसके बाद क्योंकि अगेन दरख्वास्त की बात आई तो एक बात याद आई जो अगेन बड़ी अफसोसनाक और मज़े का खेज भी है कि आपने अगर NCCI में किसी के खिलाफ, किसी क्राइम के खिलाफ दरख्वास्त देनी है तो आपने खुद जाके हार्ड कॉपी देनी होगी। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। आपने बाकायदा तौर पर प्रिंट निकलवा कर, फॉर्म फिल करके, अपनी तस्वीर 17 ग्रेड के
अफसर से जनाब वो आईडी कार्ड और वो सारा कुछ करके, किस तरह का जदीद निज़ाम है फिर के जहाँ पे आपको मैनुअली जाके सब कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल आप अंदाजा लगाएं तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मतलब आप इसको भी डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई शख्स घर बैठे, खातून है, वो माजूर है, कोई भी है, वो एप्लीकेशन ऑनलाइन करे और उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह के, अगर आप जैसे आपने कहा कि आवाम को क्या फायदा होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब इदारे एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो ऐसा ही है। और हमने अब यही देखे, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की असर-ए-नौ तश्कील यकीनन एक बड़ा फैसला है, मगर असल इम्तिहान इस बात का होगा कि क्या ये इस्लाहात सिर्फ कागजों की हद तक ही महदूद रहेंगी या फिर हकीकी तब्दीली भी साबित होंगी। हम देखते हैं, संभलते हैं और सवाल करते रहेंगे, क्योंकि सवाल ही असल ताकत है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे हम तालीम की। ये वो शोबा है जिसे दयानत, शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए, लेकिन कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के हालिया इम्तिहानी नताइज ने सब कुछ हिला कर रख दिया है। तलबा के नंबरों में तब्दीली, जाली कटिंग और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया है। सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे और इसके जिम्मेदारान कौन हैं। इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद। सबसे पहले तो ये बताइए ना कि इम्तिहानी नताइज में नंबरों की गैर कानूनी तब्दीली की गई है, आखिर ये धांधली किस सतह पर हुई है? बोर्ड की सतह पे ही होती है, क्योंकि मामूली तौर पर तो ये मामला नहीं होता, क्योंकि जो इश्यूज़ आए थे सामने 2022 का वाक़या है, तो उसके बाद फिर अपोजिशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ साथ जो बच्चे इम्तिहान देने वाले थे जिनके साथ ज़्यादती हुई या जो अहल नहीं थे उनके नंबर बढ़ाकर उनको जो पास किया गया, तो फिर मामला सूबाई हुकूमत तक गया और सूबाई हुकूमत ने इस मामले में तहकीकात करने का हुक्म दिया था। और इसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया था 16/2025 मुकदमा दर्ज किया गया था और 7 अफसरान जो है उनको इब्तदाई तौर पर नामजद किया गया सूबाई एंटी करप्शन अदालत में और चालान पेश किया गया। उसमें चालान में उन तमाम जो अफसरान जो जिम्मेदारान थे उनको नामजद किया गया, जिसमें बताया गया है कि इनके क्या क्या कसूर था और किस किस तरह इन्होंने जो है वो कुछ बच्चों के नंबरों की कटिंग की और कुछ को इजाफी नंबर दिए और इस तरह जो है वो पूरे जो मेरिट की धज्जियाँ थी वो बिखरी गई और इसी तरह कुछ बच्चे जो नाअहल थे वो पास हो गए और जो अहल थे जिन्होंने इम्तिहानात दिए थे जो पास हो सकते थे वो जो है उनको फेल कर दिया गया। तो अब जो उसकी मंजूरी थी जो DG एंटी करप्शन उन्होंने तहकीकात की मंजूरी दी थी, जिसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन बदइनवानी के जो इल्ज़ामात थे उसके तहत जो है वो तहकीकात की मंजूरी दी थी। अब सूबाई एंटी करप्शन ने भी इस चालान की मंजूरी दे दी है। अब मामला असल में आता यह है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सूबाई हुकूमत चाहती नहीं कि जो जिम्मेदारान अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं 2-3 फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने खुद तहकीकात का हुक्म दिया, उसके बावजूद जो सिस्टम है वो सिस्टम सूबाई हुकूमत को ऐसे घन चक्कर बना देता है कि उनके जो अहकामात थे उन अहकामात के भी धज्जियाँ बखरी गई और उन अफसरान जिनको जिम्मेदार करार दिया गया था उनको ओहदों से हटाया जाए, वो ओहदों पर अब भी मौजूद बैठे हुए हैं। और उसमें एक साबिक जो चेयरमैन थे इंटरमीडिएट बोर्ड के वो और मौजूदा जो चेयरमैन थे उनको 1.5 साल पहले वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हो रहे हैं, तो लिहाजा तहकीकात के साथ साथ जो लूटी हुई रकम है या करप्शन की नज़र हुई 13 करोड़ 87 लाख से ज़्यादा, वो रकम भी इनसे सूद समेत वापस की जाए और इनको ओहदे से हटाया जाए। अब एक को जो है जो अफसर हैं जिनका कराची के बोर्ड से भी ताल्लुक नहीं है उनको जो है OSD बना दिया गया है और एक दूसरे जो अफसर हैं वो झुमके तू बोर्ड के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह वज़ीर आला सिंध के जो अहकामात थे उनको जो है वो हवा में उड़ाया गया है। दूसरा जो है प्री मेडिकल की अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की, तो उस वक्त इंचार्ज थी। कानून ये होता है कि अगर आपका बच्चा या कोई रिश्तेदार जो है वो इम्तिहानात में हिस्सा ले रहा है तो बोर्ड की किसी भी ओहदे पर आपका तकर्रुर नहीं हो सकता, यानी कि आप वहाँ पर उस वक्त आप ओहदे पर नहीं रह सकेंगे, आपको हटा दिया जाएगा या रज़ाकाराना तौर पर भी आप नहीं हो सकते। तो उसमें एक जो साबिक इंचार्ज थी प्री मेडिकल की जो इंटरमीडिएट में, उनकी साहबजादी इम्तिहानात दे रही थी, उनको इस चालान के जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ इसमें उनकी साहबजादी के रोल नंबर और उनको जो नंबर दिए गए थे वो भी मौजूद हैं। तो वो उस वक्त प्री मेडिकल की इंचार्ज थी। उसके बाद जो दीगर जिनके बारे में मैं मज़ीद बताने लगा हूँ उनके साथ उनको मुल्ज़िम नहीं बनाया गया, बल्कि उनकी बोर्ड के अंदर प्रमोशन करके उनको कंट्रोलर लगा दिया गया। तो जो जिनकी साहबजादी के ऊपर पहले था कि इम्तिहान जब
जब वो दे रही थी तो उनको ओहदे पे होना नहीं चाहिए था, लेकिन ओहदे पे थी तो उनके ऊपर जो इल्जाम थे कि उनकी बेटी को जो पास करार दिया गया वो जो है उनको उनके नताइज मनसूख नहीं किया गया, बल्कि वो उनकी मजीद प्रमोशन कर दी गई और आज वो भी बोर्ड में बैठी हुई है। तो जो हमें चालान की कॉपी मसूल हुई है सूबाई एंटी करप्शन अदालत से, उसमें जो साबिक चेयरमैन हैं, कंट्रोलर हैं और इसके अलावा IT मैनेजर समेत 7 अफसरान को जो है उनको मुलजिम बनाया गया है इस मुकदमे में और मजीद सिफारिश की गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और चालान में प्री मेडिकल ग्रुप के जो सालाना इम्तिहानात थे 2022 के, इसमें धांधली बदनुमानी जो है सामने आई है। 2 जो मुलजमान थे उनके खिलाफ जो है वो सबूत नहीं थे, तो एंटी करप्शन ने उनको बरी कर दिया, उनको एहसास दे दिया। की रिपोर्ट भी ये कहती है कि वार्ड लिस्ट में भी कटिंग की गई है और इजाफा भी किया गया है नंबरों में, तो क्या ये सब बगैर IT सिस्टम की मदद के मुमकिन था? IT सिस्टम की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो डेटा एंटी करप्शन हुकाम ने निकाला है वो उनके कंप्यूटर से ही निकाला है, क्योंकि जो हार्ड कॉपी सी उनके ऊपर इनके साइन मौजूद नहीं थे। तो चालान के मुताबिक वो जो जिम्मेदार अफसरान थे अंदर मौजूद थे, सब शामिल थे इस पूरी धांधली के अंदर। बिल्कुल, इसमें IT मैनेजर साहब और उसके अलावा एक और मुलजिम है, वो जो है एंटी करप्शन के सामने पेश ही नहीं हुए, इनकार कर दिया। चालान में जो जेर दफ़ा 512 है उसमें उनको शामिल किया गया है, वो मफरूर है। चालान में इन दोनों को मफरूर कर दिया गया है, लेकिन इनके बगैर मुमकिन नहीं था और ये दोनों अफसरान जो है वो नहीं है। लेकिन बाकी जो दीगर थे वो जमानतों पर ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि उनको जो है मुलजिम बनाया गया है और वज़ीर आला सिंध की हिदायत के ऊपर इसमें तहकीकात की तौर पर रजामंदी से ये धांधली की है और फिर ये धांधली में आई है। यकीनन सूरत हाल ये है कि देखें, जो सूबाई हुकूमत के या गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हैं उनमें इस तरह की धांधली अब अरूज पर आ गई है। हमें तो कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि सूरत हाल ये हो चुकी है कि जब इम्तिहानात हो जाते हैं, कॉपीज़ बच्चों की इम्तिहानी जो सेंटर्स हैं उसके बाद बोर्ड में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड बोली लगाई जाती है कि जो अफसरान है उनसे पूछा जाता है कि कितना काम है। काम से मुराद ये है कि कितने पेपर आए हैं जिनको हमने पास करार देना है और उनमें कितना उसकी हमने इस दफ़ा हमने उसकी रकम मुख्तस करनी है, यानी कि फी पेपर 30 से 35,000 रुपये लिया जाएगा और 5 पेपर हैं, 6 पेपर हैं, तो उनमें कितने आपने वसूल करने हैं। तो फिर अफसरान बताते हैं जी 500 पेपर मेरे पास आए हुए हैं, यानी कि 500 पेपर्स वाले देने वाले जो बच्चे थे उनको मैंने पास करवाना है। इसी तरह मेरे पास 600 है, इसी तरह 1200। तो यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अफसरान हैं उन सबको पता होता है कि कितने की बोली लगती है। और उसके बाद फिर नीचे के जो एजेंट माफिया है बाहर तक, वो सारे जो है वो फिर अपना अपना हिस्सा शामिल करते रहते हैं। तो इसी तरह जो नाअहल बच्चे हैं उनको जो है वो धांधली करके, करप्शन करके पास करार दिया जाता है और जो अहल होते हैं वो इसी तरह उनको फेल करार दिया जाता है, क्योंकि उनको उनकी तरफ से रकम नहीं आती, वो समझते हैं कि वो मेरिट पर पास हो जाएंगे। तो इसी तरह की गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हैं उनकी नाअहली की वजह से प्राइवेट जो बोर्ड्स है अब वो बढ़ रहे हैं मजीद, सिंध में खासतौर पर, कराची में भी हम देखने में आ रहे हैं कि जिसमें मुख्तलिफ जो प्राइवेट बोर्ड्स हैं, चूंकि वही वाली बात है कि पॉलिसी की वजह से हम उनके नाम नहीं ले सकते, लेकिन प्राइवेट बोर्ड्स की तादाद में सिंध में इजाफा हो रहा है गवर्नमेंट के बोर्ड्स की नाअहली की वजह से। सूरत हाल ये है कि अब जो हमें दूसरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि प्राइवेट बोर्ड्स में भी, चूंकि अंधेर नगरी चौपट राज है, तो प्राइवेट बोर्ड्स में भी करप्शन की जा रही है कि आपने 9th के 10th के एक साथ पेपर देने, उसके इतने पैसे लगेंगे, आपको जाके पेपर जाके दें, आपको सवालनामा और जवाबनामा भी दे दिया जाएगा। कर देना, अदालत में जो चालान जमा कराया गया उसमें भी 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? वो जो तफ्तीश की गई थी, क्या वो इतनी कमजोर थी कि जिसकी बिना पर वो मुल्जिमान सब कुछ सामने होते हुए भी बरी कर दिए गए? देखिए, इब्तदाई तौर पर जो FIR थी उसमें तो इन दोनों के नाम थे, तहकीकात हुई, एंटी करप्शन का कहना है कि उनके ऊपर ये साबित नहीं हो रहे इल्ज़ामात, लेकिन जिनका जो मैं हवाला दे रहा हूँ, जिनको ना FIR में शामिल किया गया, ना चालान में शामिल किया गया, ना उनसे तहकीकात हुई, जो साबिक इंचार्ज थी प्री मेडिकल की और उनकी अपनी साहबजादी के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि उनको भी नंबर बढ़ाकर जो उनको पास करार दिया गया। अब उसके बाद उस वक्त इंचार्ज थी, अब उनको कंट्रोलर इंटरमीडिएट बोर्ड का लगा दिया गया है। उनसे तो तहकीकात ही नहीं की गई, उनसे तो पूछा ही नहीं गया, उनको बुलाया नहीं, ना एंटी करप्शन हुकाम की तरफ से, ना मुकदमे में, ना चालान में उनका कहीं नाम है, उल्टा उनको प्रमोट कर दिया गया। तो ये जाहिर है कहीं ना कहीं तो खुलम खुला जो है वो खिलाफवर्जी भी है। दूसरी तरफ जो जिन अफसरान की जिनका कराची बोर्ड से ताल्लुक नहीं बल्कि उनका मीरपुर खास से ताल्लुक था, वो ग्रेड 18 के, इससे पहले वो ग्रेड 19 में तैनात थे कराची में, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद उनको वापस उनके अपने असल जो महकमा था या अपना बोर्ड था, असल ग्रेड में उनको वापस भेजा गया। कुछ अरसे के बाद, यानी कि 5-6 साल के बाद वो दोबारा कराची आ जाते हैं और उनके ऊपर जो संगीन इल्जामात हैं वो अपनी जगह पर
मौजूद हैं और वो भी मुबैना तौर पर इस तरह की करप्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन वो कराची बोर्ड में मौजूद है, उन्हें तो उनकी कारकर्दगी का सिला दे दिया गया ना, उन्हें प्रमोशन भी दे दी गई। उन दर्जनों तलबा का क्या बना जो मुतासिर हुए थे, जिनके पेपरों में कटिंग की गई थी और दूसरे बच्चों के पेपरों में इजाफा किया गया था उनके नंबर्स में? क्या हुकूमत ने उन तलबा के लिए कोई इजाले का निजाम मुतारिफ कराया या बनाया? हुकूमत ने तहकीकात के ऐलानात किए, क्योंकि देखिए अगर आपने 9th क्लास में आपके अच्छे रिजल्ट हैं तो उसके बाद फिर आपको 11th में जो एडमिशन लेना होगा, फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेना होगा, बेस होती है ना 9th क्लास के नतीजे की बुनियाद पर ही आपको नंबर जो होते हैं वो आपकी बेस होती है आगे आपके आगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी और आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए भी। बिल्कुल इसी तरह फिर फर्स्ट ईयर के जो इम्तिहानात होंगे उसमें भी आपको आगे आपने इंजीनियरिंग में जाना है, प्री मेडिकल में एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात की बेस पे लेंगे। तो जब 9th क्लास में भी इसी तरह धांधली करके और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में भी अगर मुबैना तौर पर धांधली करके जो बच्चों को जो अहल है उनको फेल करार दिया जाता है और जो पैसे देने वाले लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं जो पैसा भर सकते हैं उनको कामयाब करार दिया जाता है, तो यकीनन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो रहा है। मैंने इसी वजह से आपको बताया कि जो मैट्रिक या इंटर बोर्ड है उनकी नाअहली की वजह से अब जो अरूज हो रहा है वो प्राइवेट बोर्ड्स का हो रहा है। प्राइवेट बोर्ड जो है वो इम्तिहानात कंडक्ट करते हैं, वहां पर भी मुबैना तौर पर करप्शन होती है। तो इसी तरह फिर आप माशरे में जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनकी जो सर्विसेज हैं वो आपको नजर आ रही हैं, चाहे वो मेडिकल में देख लें, इंजीनियरिंग में देख लें, IT सेक्टर में देख लें, जिस सेक्टर की बात करें तो वो इसी तरह ही आपको नजर आएगी, क्योंकि हर जगह करप्शन है। जहां वजीर आला ने खुद तहकीकात का ऑर्डर दिया हो, जहां वजीर आला ने खुद कहा हो कि जो अफसरान हैं जिनके मैं आपको हवाला दे चुका हूं कि उनका कराची बोर्ड से ताल्लुक नहीं, मीरपुर खास से ताल्लुक है, उनसे रिकवरी भी की जाए उनको वापस, तो उनसे आज तक इंटर बोर्ड ने उनसे ना रिकवरी की और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकी। वजीर आला के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा दिया गया। तो ये यकीनी तौर पर जो सिस्टम है कई मुल्ज़िमान तो अब भी मफरूर हैं। अगर IT मैनेजर साहब की बात की जाए तो वो अभी भी मफरूर हैं, तो क्या इदारे ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई संजीदा इक़दाम किए हैं? देखिए यकीनन चालान जो है एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया है। अब चालान की रोशनी में अदालत जो है वारंट गिरफ्तारी इनकी जारी करेगी, लेकिन इससे पहले जितनी भी कोशिशें की गई उनको नोटिस भेजे गए, तहकीकात के लिए बुलाया गया, वो नहीं है। इसलिए चालान में उनको जो सेक्शन है 512 में रखा गया है। एक और मुल्ज़िम उनके साथी उनको भी जो है वो 512 में रखा गया है, क्योंकि जो एंटी करप्शन हुकाम है उनका बताना है कि चालान के अंदर के इनके कंप्यूटर से ही सारा रिकॉर्ड निकाला गया था, जिसमें जो फेल बच्चे थे उनको पास किया गया और जो पास होने वाले थे उनको फेल किया गया। तो इस तरह जो है वो मुल्ज़िम तो हैं, लेकिन वो उन्होंने जो है वो सरेंडर नहीं किया, वो पेश नहीं हुआ। बाकी जो सरेंडर किए थे उनके खिलाफ मजीद तहकीकात भी हो रही है और एंटी करप्शन कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाना है। 7 हैं अफसरान, जिसमें साबिक चेयरमैन भी हैं, कंट्रोलर भी हैं, IT के मैनेजर्स भी थे और उनके खिलाफ जो है 2022 के जो सालाना इम्तिहानात प्री मेडिकल के उसमें जो है वो तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया है। अब देखना यह है कि जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है उस पर DG एंटी करप्शन ने भी तहकीकात की जो है मंजूरी दी और उसके बाद अदालत इनको किस तरह कटहरे में लाके सजाएं देती है नहीं देती, क्योंकि मुकदमा जो है काफ़ी ठोस शवाहिद के बाद बनाया गया है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, जिसमें हर लिहाज से बच्चों ने भी अपने जो शवाहिद थे वो पेश किए थे। एंटी करप्शन ने तहकीकात की और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थी, क्योंकि 60 से 70% से ज़्यादा जो बच्चे थे इम्तिहान देने वाले वो फेल हो गए, तो उसके ऊपर जो है वो सवाल उठाए गए थे। इस पर जो इल्जामात भी साबित हो गए हैं, तफ्तीशी कमेटी के मुताबिक मुल्ज़िमान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी किया है, सब चीजें सामने आ गई हैं, तो क्या बोर्ड का पूरा निजाम दोबारा तश्कील देने की जरूरत है हमें यहाँ पर? तश्कील देने की ज़रूरत तो है। मैंने जैसे आपसे अर्ज़ की कि जो अफसरान हैं वज़ीर आला की हिदायत के ऊपर उनको हटाया नहीं गया, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम थे कि इनसे जो मुबैना तौर पर करप्शन रकम हो चुकी है वो वापस रिकवर करके सूबाई हुकूमत के ख़जाना में या बोर्ड के जो अकाउंट्स हैं उसमें जमा की जाए, वो नहीं हो सका। तो या तो हुकूमत कमज़ोर है, ये अफसरान जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, या कुछ और मामला है। बच्चे खुद हैरान होंगे, उनके वालिदैन हैरान होंगे कि जिन बच्चों के ऊपर लाखों रुपये खर्च करके इंटरमीडिएट के इम्तिहानात दिलाए जाते हैं वो आखिर पास क्यों नहीं हो पाते। मामला ये है कि वो आप स्कूल में पढ़ाएं, कॉलेज में पढ़ाएं, अच्छी तालीम दिलवाएं, घरों में ट्यूशन रख के आप जो है वो पढ़ाते हैं बच्चों को, अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, नतीजे जब आते हैं तो बच्चे फेल होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कराची में रहने वाले सारे बच्चे नाअहल हैं वो पास ही नहीं हो सकते, मतलब मुमकिन तौर पर कुछ % जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सरियत फेल हो जाती है इस वजह से कि आप सारे पैसे खर्च करके जब तालीम हासिल करते हैं, इम्तिहानात जब देने के लिए जाते हैं बोर्ड्स में, तो वहाँ आप रिश्वत के पैसे नहीं देते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बोली लगती है
लिए 30 से 35 हज़ार रुपए फी पेपर के हिसाब से लिया जाता है। वो बोली देने के, क्योंकि उनको पता है कि हमने बच्चे को पढ़ाया, वो पास होकर आ जाएगा इम्तिहान देने के बाद, लेकिन वो आगे रकम जब रिश्वत की नहीं देता तो उसके नतायज जो है हेर फेर करके उसको फेल करार दिया जाता है। इसी तरह जो नाअहल होते हैं, जो पेपरों में फेल होते हैं, तालीम में अच्छे नहीं होते, उनको जो है रिश्वत देकर उनके वालिदैन उनको बच्चों को पास करा के ले आते हैं। इस तरह से पास होने वाले बच्चे क्या हमारा मुस्तकबिल संवारेंगे? खैर, मामला वज़ीर आला सिंध तक चला गया, उनकी हिदायत पर तहकीकात भी हुई, मगर क्या हुकूमत वाकई शफाफ एहतसाब के लिए अब तैयार हो चुकी है और किया जाएगा क्या एहतसाब? देखें, एंटी करप्शन की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं, मैंने आपसे बताया कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वज़ीर आला खुद इसमें इन्वॉल्व हुए, अफसरान की कुछ जो उनका तयन किया गया। हाँ। सूबाई एंटी करप्शन ने ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया, तहकीकात की और 2 अफसरान को मफरूर करार दिया, बाकियों के खिलाफ जो है एंटी करप्शन कोर्ट में केस पुटअप कर दिया है। तो बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि सूबाई हुकूमत तो संजीदगी से करना चाहती है, क्योंकि पहले भी हमने जिक्र किया कि हुकूमत ज़ाती तौर पर ऐसा नहीं चाहती कि वो उनके ऊपर कोई इस तरह के इल्ज़ामात आए रोज़ के फ़लाँ उनका महकमा करप्ट है, फ़लाँ अफसर करप्ट है। वो चाहते हैं कि शफाफियत हो, लेकिन जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए अफसरान हैं वो इस तरह घन चक्कर हर कोई चाहता है। शाहिद, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, एक शॉर्ट आंसर मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं तलबा और वालिद आवाज़ लाजमी बनना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि शायद उनके भी जहनों में ये सबसे बड़ा सवाल यही हो, क्या मुस्तकबिल में उन्हें ये यकीन दिलाया जा सकता है कि नताइज मेरिट पर होंगे, ना कि ताल्लुकात की बिना के ऊपर? देखिए, मेरिट पर तभी होंगे जब हुकूमत जो एक्शन लेती है उस पर कार्रवाई हो, चूँकि जिन अफसरान के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वो कराची बोर्ड से नहीं है, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो उनको वापस अपने महकमे में भेजा जाएगा और मेरिट पर अफसरान को तैनात किया जाएगा और बोर्ड के अंदर शफाफियत होगी। तो यकीनन जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं और पढ़ते हैं, अच्छी तालीम के साथ साथ वो इम्तिहानात दे के आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। लेकिन जो अफसरान हैं वो जब उनका काम ही सिर्फ ये है कि उन्होंने रिश्वत लेनी है और उन्होंने अपनी जेबें भरनी है, तो फिर बच्चों के फ्यूचर के लिए वो तो नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने बिल्कुल। अब इस निजाम को खत्म होना चाहिए। नाज़रीन, इन कौमों की बुनियाद होती है, मगर जब इस बुनियाद में ही धांधली और बदउनवानी आ जाए तो मुस्तकबिल का एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है। इम्तिहानी निजाम की शफाफियत सिर्फ तलबा नहीं बल्कि मुआशरे की इज्जत का मामला है। सवाल यही है, क्या अब वाकई ही एहतसाब होगा? वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात यह है कि 4 साल गुजर गए, अरबों रुपए खर्च हो गए, मगर मुल्तान का मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। सवाल यह है कि आखिर रुकावट कहां पर है, ताखीर क्यों हो रही है, और क्या यह मंसूबा वाकई ही अवाम के फायदे के लिए है या फिर सरकारी फाइलों में अटका एक और ख्वाब है? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद ज़हीर अब्बास। ज़हीर, सबसे पहले तो ये बताइएगा ना कि इतना बड़ा सेहत का मंसूबा 4 साल गुजरने के बावजूद भी क्यों मुकम्मल नहीं हो सका है? जी शुक्रिया फरजाना। अगर इसकी तख़ीर की बात की जाए तो वजह साफ ज़ाहिर है कि जिस टाइम ये मनसूबा शुरू हुआ उस वक्त पंजाब में किसी और सियासी जमात की हुकूमत थी। 2021 में ये मनसूबा शुरू हुआ था। इसके लिए जो पहली डेडलाइन दी गई थी कि इसको 2 साल के कलील अरसे में इमारत को मुकम्मल किया जाना था ताकि इसको जल्द फंक्शनल किया जाए। आपको पता ही है कि पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालक में होता है जहाँ पर ज़चकी के दौरान सालाना बुनियादों पर 10,000 से ज़ायद ख़वातीन अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान में जो बच्चे और उसकी माँ की सेहत के लिए जो सहूलियात हैं उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान को टास्क दिया है कि 2030 तक जो इसकी अमवात की शरह है ज़चकी के दौरान उसको नीचे लाया जाए, तिब्बी सहूलियात बेहतर फराहम की जाए। तो उसके तहत पंजाब में भी बच्चा अस्पताल जो है वो तामीर किए जा रहे हैं। मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान में 2021 में जो है इस अस्पताल की तामीर का आगाज किया गया था। 2 साल की डेडलाइन दी गई थी, मगर उस दौरान हुकूमत तब्दील हुई, निगरान हुकूमत आई। निगरान हुकूमत की तब्दीली के बाद दोबारा से नून लीग जो है वो इक़्तिदार में आई। तो ये हुकूमतों की जो तब्दीली है वो भी इसकी एक वजह साज है। जब कोई हुकूमत तब्दील होती है तो जितना भी सिस्टम होता है उसमें तब्दीली आती है। सेक्रेटरी लेवल के अफसर जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, उनके नीचे जो अफसरान हैं उनकी तब्दीली भी हो जाती है। तो एक वजह इसकी ये भी है।
दूसरी जानब काम जो है वो सुस्त रवि का भी शिकार कह सकते हैं कि कभी फंडिंग पूरी होती है, कभी उतने फंड नहीं आते। मजमूई तौर पर इस मंसूबे की जो लागत है उसमें भी इजाफा हो चुका है। साफ ताखीर की वजह से जो मटीरियल है उसके रेट आसमान पर जा चुके हैं। हमने देखा है कि वो करोड़ों से अरबों में पहुंच जाता है। यहाँ 2021 में इस मंसूबे का आगाज हुआ, 2024 तक खत्म होना था, मगर हमने देखा कि ताखीर ही आती गई। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? किसके ऊपर हम जिम्मेदारी आयद करेंगे? जी, जिम्मेदारी तो साफ जाहिर है, जिस तरह मैंने बताया कि हुकूमतों की जो तब्दीली है इस प्रोजेक्ट में वही बुनियादी वजह है ताखीर की। इस तरह तो कोई भी जिम्मेदार ना हुआ ना ज़हीर, क्योंकि हुकूमत बदल गई, नई हुकूमत आ गई तो फिर तो जिम्मेदारी किसी के ऊपर आयद नहीं होती है। इस हवाले से जब हमारी बिल्डिंग हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि जैसे फंड रिलीज होते हैं उसके साथ साथ ही काम जो है उसमें तेजी लाने की कोशिश की जाती है। इसमें अब यह है कि इमारत जो है, इमारत का काम तकरीबन 90% जो है वो मुकम्मल हो चुका है। फिनिशिंग का काम जो है वो बिल्डिंग हुकाम के मुताबिक वो रहता है। जैसे हुकूमत की डायरेक्शन आएगी कि वो किस तरह से उसकी फिनिशिंग जो है, साफ है हुकूमत की तरफ से जो तजावीज़ दी जाएंगी, हदायत दी जाएगी, उसी के मुताबिक जो है वो बिल्डिंग की फिनिशिंग जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि अगर ये बिल्डिंग मुकम्मल हो भी जाती है तो उसके बावजूद फौरी तो ये फाल नहीं हो सकती, क्योंकि मशीनरी जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल होगी। उसके साथ साथ नया हॉस्पिटल है तो यहाँ पे नई जो है भर्तियां वो की जाएंगी। साफ जाहिर है इसमें थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द जो है इस इमारत को मुकम्मल किया जाए। उसके बाद फौरी जो है हुकूमत की जानब से यहाँ पर मशीनरी जो है वो इंस्टॉल कर दी जाएगी और साथ साथ जो हायरिंग है अमले की वो भी पूरी हो जाएगी। तो अवाम की जानब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस अस्पताल को जल्द फाल किया जाए। दूसरी जानब जब हमारी ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि इसी माली साल के दौरान जो है ये मनसूबा पाया तकमील को पहुंच जाएगा। जो तामीराती काम इसका है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद मशीनरी की जो इंस्टॉलेशन है उसको मुकम्मल किया जाएगा और हुकूमती हदायत के मुताबिक जो नई भर्तियाँ हैं वो की जाएंगी। मंसूबे की लागत की बात आपने की, अब अगर देखा जाए तो 4 अरब से बढ़कर ये तकरीबन 6 अरब तक पहुंच चुकी है। ये इजाफी रकम अब तक कहां खर्च हुई है? और क्योंकि मंसूबा तो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। जी, बात यह है कि इसकी जो इब्तदाई लागत थी वो 4 अरब 37 करोड़ 79 लाख रुपए थी। अच्छा। लेकिन साफ जाहिर है मटीरियल महंगा होता रहा, मनसूबा ताखीर का शिकार हुआ तो उसमें उसका जो रेट है वो रिवाइज किया गया। अब जो इस पर लागत का बताया जा रहा है वो 5 अरब 97 करोड़ रुपए से जायद की लागत का बताया जा रहा है कि इस लागत से ये जो बिल्डिंग है ये तामीर होगी। साफ जाहिर अभी ये पहला मरला है। जैसे बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जो है वो मशीनरी खरीदी जाएगी, उसको इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद साफ जाहिर ये जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है तो यहाँ पे जो माहिरीन है, जो डॉक्टर हैं, उनको टेक्निकल अमला जो है उसको भर्ती किया जाएगा ताकि जच्चा बच्चा को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। अगर अदादोशुमार की बात की जाए पाकिस्तान में झटकी के दौरान रोजाना की बुनियाद पर कितनी खवातीन जिंदगी की बाजी हारती हैं तो वो तादाद जो है वो 25 से 26 के दरमियान है। सालाना बुनियादों पर आपको याद होगा 2023 में जो एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 4 मुमालिक में पाकिस्तान शामिल है जहां पर झटकी के दौरान ज्यादा खवातीन जो है वो अमवात का शिकार हुई हैं। तो उसमें 11,000 से जायद खवातीन एक साल के दौरान 2023 में। उसके बाद जो है 10,000 खवातीन। इस साल भी जो है वो तादाद 9,000 से जायद है जो अमवात हो चुकी हैं। लेकिन इस एक हवाले से थोड़ी बहुत बेहतरी जो है वो नजर आ रही है कि 2006 से उसका अगर मुकाबला किया जाए, मुआवजा किया जाए तो 2006 में जो अमवात की शरह थी। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल बात बताता हूँ कि 1 लाख जो जिंदा पैदाइशी हैं, कि जिंदा बच्चे 1 लाख अगर पैदा होते हैं तो 2006 में जो माएँ ज़चगी के दौरान फौत हो जाती थी उनकी तादाद थी 276। अच्छा। अब वो कम होकर 155 पे आ गई। अगर 1 लाख जिंदा पैदाइशें होती हैं तो अमवात की शरह 155 है। तो इसका मतलब यही है कि सेहत के शोबे में जच्चा बच्चा को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में हुकूमत ने किसी हद तक अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाकिस्तान को जो टास्क दिया गया उसके मुताबिक पाकिस्तान ने ये जो शरह जो अभी 155 है 1 लाख जिंदा पैदाइशों पर, इसको 70 तक लाना है। तो इससे ये है कि मजीद बेहतरी होगी कि जहां पर 2006 में 276 माएँ जो है वो फौत होती थी, उसकी वो तो तब होगी जब सुबह जो है वो मुकम्मल होगा। हमने तो देखा है कि एक तो उसको उसमें डिले आया बहुत ज्यादा, फिर उसकी लागत में इजाफा हो गया। लेकिन अफसोस की बात जो है, जो हमारे जराए हमें बताते हैं, वो ये है कि नाकिस मटेरियल तक इस्तेमाल किया गया है। उसके अंदर जली हुई ईंटें तक लगाई गई
हैं, इसको आप क्या कहेंगे? ये गफलत है या फिर सीधी सीधी बदउनवानी की गई है? जी, ये 2023 की बात है जब निगरान सेटअप था। उस वक्त मुल्तान में जो है कमिश्नर आमिर खटक थे, तो साबिक कमिश्नर जो है उन्होंने फिजिकल इंस्पेक्शन का हुक्म दिया था, जिस पर डायरेक्टर डेवलपमेंट मुल्तान डिवीजन रुबीना कौसर थी। उन्होंने एक इंस्पेक्शन की। उस इंस्पेक्शन के दौरान जो है पता चला कि यहाँ पर जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें तामीराती नकायज जो है जो ठीक से नहीं लगाए जा रहे, इनका भी उन्होंने निशानदेही उन्होंने की थी, जिस पर जो है वो ठेकेदार की सरजनश की गई और जो बिल्डिंग को काम है उनकी भी सरजनश की गई और मयारी काम जो है वो करने की हदायत की गई थी। उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन होती रही और जो नाकस मटीरियल का इस्तेमाल है इसकी रोकथाम के लिए डिवीजनल इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरक थी। उसके बाद जितना भी तामीराती सामान आता था उसका लिबार्टी टेस्ट होता था। लिबार्टी टेस्ट क्लियर होने के बाद जो है वो तामीराती सामान जो है उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो इस हद तक डिवीजनल इंतजामिया ने काफी एफर्ट की। ये कहा जा सकता है कि उनकी काबिश की वजह से नाकस मटीरियल जो है इसका कला कमा हुआ। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए मुल्तान की हद तक, तो मुल्तान में अगर ये मनसूबा शुरू होता है तो इससे जो जच्चा बच्चा है उनको तिब्बी सहूलियात की फराहमी जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि निस्तर अस्पताल में जो है लेबर रूम उसमें सिर्फ जो कैपेसिटी बेड की है तो वो लोग कह तो रहे हैं कि बिल्डिंग तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ अब उसकी फिनिशिंग बाकी है। तो फिर फिनिशिंग में अब इतनी ताखीर क्यों आ रही है? क्यों इसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा? जी साहब, ज़ाहिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, फिनिशिंग के कुछ मामलात हैं साहब, जो भी काम है वो बताया यही जा रहा है कि रवां माली साल के दौरान ही मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर तामीर हो भी जाती है इस बिल्डिंग की तो उसके बाद जब तक यहाँ पर अमला तैनात नहीं होगा, मशीनरी इंस्टॉल नहीं होगी, तो यहाँ पर खवातीन जो हैं, जो नौज़ायदा बच्चे हैं, उनको तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन नहीं होगी। निस्तर की जिस तरह मैं बात कर रहा था तो साफ ज़ाहिर है वहां पर जब अमला आएगा, सहूलियात होंगी, तो उसके बाद ही उसका फायदा होगा। निस्तर की अगर बात करें तो निस्तर में जो लेबर रूम है वहां पर 40 बेड की गुंजाइश है। अच्छा। ये जो अस्पताल बनाया जा रहा है यहाँ पर 200 बेड जो है वो फराहम किए जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा करें कि 5 गुना ज्यादा जो है वो तिब्बी सहूलियात जो है जच्चा बच्चा को मुयसर होंगी अगर ये अस्पताल मुकम्मल होता है तो। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है मुल्तान का, उसका जो सब कैंपस है फातिमा जना, वहां पर सिर्फ 5 बेड की गुंजाइश है। तो मजमूई तौर पर इस टाइम मुल्तान में जो है वो 45 बेड की गुंजाइश है जो ज़च्ची के दौरान खवातीन आती हैं उनके लिए। अगर यहाँ पर ये अस्पताल मुकम्मल हो जाता है, इसको मुकम्मल फंक्शनल कर दिया जाता है, तो उसके बाद 200 बेड की वहां पे गुंजाइश हो जाएगी। तो अंदाजा करें इससे क्या होगा, मजीद बेहतरी आएगी। गरीब जो घर की खवातीन है उनको ज़च्ची के दौरान यहाँ पर जब बेड नहीं मिलता, यहाँ पर जब टाइम नहीं मिलता, तो उसके बाद उन्हें मजबूरन प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है। अब प्राइवेट अस्पताल का आप खुद अंदाजा लगा लें कि वहां पे फीसें कितनी ज्यादा है। आम अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए तो उस पर भी 30-40 हजार खर्च हो जाता है। अगर ऑपरेशन हो जाए तो साफ है उस पे तो लाख से ज्यादा के जो अखराजात है वो आते हैं। अब गरीब बंदा ये रकम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो मुल्तान के शहरी हैं उनकी तरफ से यही मुतालबा है कि फौरी जो है इस मनसूबे को मुकम्मल किया जाए, फाल किया जाए, ताकि उनके जो जायद अखराजात है के हवाले से ही इंस्पेक्शन का कहा गया था, कमिश्नर साहब को कहा गया था कि इसकी सही प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन की जाए, लेकिन हमने देखा कि उसके अंदर भी खासी खामियां सामने आई थी। तो क्या उसके बाद उन पर किसी किस्म के या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उस वक्त कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक थे, उन्होंने इंस्पेक्शन की हिदायत की थी, जिस पर डायरेक्टर डेवलपमेंट जो रुबीना कौसर थी उन्होंने इंस्पेक्शन की। उसके बाद जो ठेकेदार था उसको मयारी मटीरियल के इस्तेमाल की हिदायत की गई थी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें अगर वो उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हो तो ये प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा हो जाता, दोबारा से उसकी रीटेंडरिंग करनी पड़ती, तो ये लंबा प्रोसेस होता है। तो उन्होंने उसको जो है वो नाकस मटीरियल पर उसकी सर्जनश की और उसे हिदायत की कि मयारी मटीरियल का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। और साथ साथ जो बिल्डिंग हुकाम थे उनको भी हिदायत की गई कि आप फिजिकल इंस्पेक्शन जारी रखें और जो भी मटीरियल आता है उसका पहले लेबॉरेटरी टेस्ट हो, उसके बाद जो उस मटीरियल का इस्तेमाल किया जाए। तो उसके बाद काफी हद तक बेहतरी आ गई कि मयारी मटीरियल के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए डिवीजनल इंतजामिया जो है वो पूरी तरह से मुतरक नजर आई। दूसरी जानब अगर ये मनसूबा मजीद ताखीर का शिकार होता है तो इस पर मजीद जो लागत है वो बढ़ने का भी खदशा है। साफ ज़ाहिर है अगर पहले ये मुकम्मल हो जाता तो उस वक्त जो मशीनरी
खरीदी जाती तो उसके खर्चे जो है वो कम होते। अब मशीनरी के खर्चे भी बढ़ जाएंगे ना। मशीनरी अगर पहले 2 अरब की थी तो वो 3 अरब तक पहुंच जाएगी। इसी तरह ये जो मंसूबा था इसकी इब्तदाई लागत 4 अरब 37 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 5 अरब जो है 97 करोड़ तक जा पहुंची है। तो ये साफ जाहिर है मटीरियल महंगा होता है, दीगर चीजें जो है वो महंगी होती है, महंगाई का असर जो है वो इन चीजों पर भी पड़ता है। तो महंगे ठेके होते हैं, साफ जाहिर ज्यादा हुकूमती खजाने से रकम जो है वो अदा करनी पड़ती है। तो मकान के शहरियों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से यही मुतालबा किसी भी चीज के ऊपर सवाल उठाते हैं तो उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंच जाना चाहिए। हमारा सवाल उठाने का मकसद ही होता है। लेकिन मंसूबा मुकम्मल होने के बाद ये कहा जा रहा है कि निश्तर अस्पताल के गायनी वार्ड्स यहाँ पर मुंतकिल किए जाएंगे। तो क्या इस हवाले से कोई मौसर हिकमती अमली या कोई प्लान इनके पास मौजूद है, या फिर कहें कि एक बयान ही था जो सामने आया और बस आंखों से उज्जवल हो जाएगा और उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं होगा? नहीं, अमल दरामद होगा। साफ जाहिर है जब 200 बेड्स की गुंजाइश है, यहाँ पे सिर्फ 40 बेड्स की गुंजाइश है, तो वो यहाँ से जो 2 गायनी वार्ड है वो उधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बेड्स की गुंजाइश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। साफ जाहिर है 45 बेड्स की टोटल गुंजाइश मुल्तान के अस्पतालों में थी, जो बढ़कर जो है वो 200 बेड्स तक जा पहुंचेगी। तो ये साफ जाहिर है जब वक्त आएगा तो उस वक्त ये जो ऐलानात किए गए उन पर भी जो है वो अमली इकदाम किए जाएंगे। तो शहरी जो है ये वो भी यही तवक्को कर रहे हैं, हम भी यही तवक्को करते हैं कि ये मनसूबा जल्द मुकम्मल हो, ताकि जो जच्चा बच्चा है उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो है वो फराम की जा सकें। जी अगर डेडलाइन की बात करें, जो पहली डेडलाइन दी गई थी वो अप्रैल 2023 की दी गई थी। 2021 में मनसूबा शुरू हुआ था तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उनकी तरफ से 2 साल की डेडलाइन दी गई। उसके बाद निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने 2024 में जो है वो मनसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन दी। उसके बाद अफसोस की बात है, डेडलाइंस दी जाती हैं लेकिन कभी भी कोई मनसूबा उस वक्त तक पूरा नहीं होता है। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल एक मनसूबा ऐसा जो मुल्तान की माँ और बच्चों के लिए उम्मीद का मरकज बन सकता है, मगर ताखीर, इजाफी अखराजात और नाकिस मटीरियल के इल्जामात ने इस उम्मीद को भी अब सवालिया निशान बना दिया है। हम सवाल करते रहेंगे क्योंकि जवाब अवाम का हक है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।